हेलो। क्या हाल है दोस्तों? सब बढ़िया, मौज में, मस्ती हो रही है। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई भी करो और साथ साथ मस्ती भी करो। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हमने अपना लास्ट क्लास में ब्रॉडली सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे। तो अगर अभी किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई व्हाट आई डू इज़ आई लिंक दैट वीडियो इनटू द डिस्क्रिप्शन। वो जाकर एक बार देख लो। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस को, जो कि आईसीआई की बुकलेट के अंदर है, ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। उसके बाद लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशंस। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई हम लोग को क्यों बनानी चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, what is the importance of this, what are the salient features of this। जिसके अंदर हमने बोला था कि अगर कोई भी डिले होगा, अगर कोई चोरी होगी, किसी ने एम्बेजल कर लिया कैश, मतलब एम्बेजलमेंट होगी तो एम्बेजल पता लग जाएगा, कोई डिले होगा किसी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में तो पता लग जाएगा, कोई भी एरर होगा तो पता लग जाएगा। और फोर्थ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हमारी बैंक की एग्जैक्ट स्टेटमेंट होगी उस दिन की बैंक की पोजीशन पता लग जाएगी हमको। हमने जो अपने बुक पेज नंबर 3.4 के ऊपर से पढ़ा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये एक तुम्हें पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े थे कि यार कैश बुक मैं बनाता हूँ, पासबुक बनाता हूँ, तो ब्रॉडली वैसे तो इनके अंदर कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, पर क्यों डिफरेंस आ जाता है? फर्स्ट बिकॉज ऑफ कोई टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। मेरे पास कोई एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उसका सब्सिक्वेंट जो काउंटर पार्ट था वो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। सेकंड पढ़ा था हमने कुछ नेचर ऑफ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बैंक डायरेक्टली मेरे बिहाफ पर वो ट्रांजैक्शंस कर देता है। तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि यार अब वो ट्रांजैक्शंस अगर बैंक कर देगा तो उसकी नॉलेज मेरे पास तो होगी नहीं। तो ब्रॉडली उस वजह से भी एक गैप आ सकता है कि जैसे कोई बैंक चार्जेस हमने डिस्कस करे थे, बैंक ने लगा दिए पर मेरे को इंटीमेशन नहीं आया ईयर एंड तक, तो वो बैंक चार्जेस के हमें एडजस्टमेंट अपनी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करनी पड़ेगी। और लास्ट हमने ये देखा था कि यार किस वजह से फ़र्क हो सकता है बैंक बुक और ये पासबुक और कैश बुक में। वो हो सकता है कोई एरर हो गया, और एरर किसी के भी बिहाफ पे हो सकता है, बैंक या फिर बिजनेस, दोनों में से कोई भी एरर कर सकता है। तो इस वजह से हमारे जो है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। फिर इसको आगे फर्दर इलेबोरेट करते हुए हमने 7 से 8 तरीके की एंट्रीज पढ़ी थी डिफरेंट जो हमारे पास हमारे क्वेश्चंस के अंदर फ्लो कर सकती है। उस पर हमने एक एक डिटेल डिस्कशन किया था कि यार इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, प्लस होगा कैश बुक में या माइनस होगा। हमने कोशिश करी थी हमने कोशिश करी थी ब्रॉडली उसको एक कंसेप्ट लेवल पर समझने की, रादर देन एक रट्टा मारने के। और उसके बाद हमने फाइनली एक जब हम क्लास लास्ट वाली क्लोज कर रहे थे तो हमने बोला था कि यार हम थोड़ा सा होमवर्क करके आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने डिस्कस किया था कि ये हम 5 इलस्ट्रेशंस कर आएंगे और हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये एक 5 मिनट में ब्रॉड ओवरव्यू था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आज के डिस्कशन पर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने ब्रॉडली डिस्कस करना है वो हमने इलस्ट्रेशन से डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। अपने बुक में आप निकाल लीजिए पेज नंबर 3.16। ये आईसीआई की बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट क्लास में आपको बता दिया था आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। www.icai.org पर जाकर स्टूडेंट पोर्टल में, वहाँ से आप जाकर अपने लिए ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि आपके पेज नंबर 3.16 पर है आपकी बुक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहती है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सो जब भी आप पहले कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेशक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है या एनी विच क्वेश्चन ऑफ एनी चैप्टर, एक बार क्वेश्चन पूरा ज़रूर पढ़ें और क्वेश्चन की डिमांड ज़रूर समझ लें कि एग्जैक्टली क्वेश्चन चाहता क्या है, कि हम उसको क्या एज अ सोल्यूशन क्या ऑफर करें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि क्वेश्चन चाह रहा है कि यार हम एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें फॉर जिंदल ऑफसेट्स लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है। वो कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक ये है,
चेक्स दैट वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक ये थे, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर 90,000 रुपये, बैंक चार्जेस 300 रुपये, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250 और बैलेंस एज पर पासबुक मेरा जो आ गया वो आ गया 286,950। अब इसके अंदर अगर हमें डिस्कशन करना है इस पॉइंट पे, एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन को हमारे सामने रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए क्या है। तो अब हमें वो क्या कह रहा है कि यार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो, ये आपका कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से वो हमें बोल रहा है कि मेरे को एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर एक एक ट्रांजेक्शन हम समझेंगे कि एक एक ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यार मैंने चेक इशू कर दिया पर प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में 1,36,000 रुपये के। अब ये मेरा एक्सपेंस था, आइडली ये वाला जो मेरा एक्सपेंस था अगर इसको मैंने अपनी कैश बुक में से कम कर दिया होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली पासबुक के अंदर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो आज की डेट में मैं इसको अगर रिकंसाइल करना है तो क्या करूँगा, नेट ऑफ करने के लिए कैश बुक के बैलेंस से जाऊँगा तो इसको मैं प्लस कर दूंगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन आती है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर अमाउंटिंग टू 90,000। चेक मैंने डिपॉजिट कर दिए, ये डिपॉजिट जब करे तो ये मेरा रेवेन्यू था, मतलब किसी से मुझे चेक आया और मैंने डिपॉजिट कर दिया, मैंने अपनी कैश बुक में उस टाइम पे क्या किया, मैंने प्लस कर दिया, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो आज की डेट में मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300 रुपीज़ जो ये बोल रहा है, तो बैंक ने कुछ पासबुक के अंदर ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया लेकिन कैश बुक में वो डिडक्टेड नहीं है। तो आज की डेट में मैं कैश बुक में क्या करूँगा, उसको डिडक्ट कर दूंगा। सिमिलर नेचर का ये है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब अब यहाँ पर बैंक ने क्या किया, पासबुक में प्लस कर दी कोई चीज़ लेकिन वो मेरे पास मेरी कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आज की डेट में क्या करूँगा, कैश बुक में प्लस कर दूंगा। इसका सोल्यूशन एक बार बना लेते हैं पूरा आराम से। तो आपको जब भी आप ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं सीपीटी लेवल पर या कहीं पर भी सीए के लेवल पर, आपको इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आईसीआई इज़ लुकिंग फॉर गुड प्रेजेंटेशन। सब वहाँ पर जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे होंगे वो सब के सब आपके साथ वो सेम आंसर लिख कर आएंगे, लेकिन मार्क्स में फिर भी फ़र्क कहाँ पर आ जाएगा, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी आपकी। तो आपको प्रेजेंटेशन जो रखनी है वो ऐसी रखनी है, इसको रखना है, अगर यहाँ पर इसने यहाँ पर नाम दिया ना इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, तो यहाँ पर लिखना है इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ये दोनों आपने ये हेडिंग लिखनी है दोनों की, ये मिडल में आएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है पर्टिकुलर्स। ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, अपने साथ अपनी कॉपी में भी बनाते जाओ साथ साथ। तो ये आपका एक ब्रॉडली फॉर्मेट होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, उसके बाद आना चाहिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने जो लिखा है, फिर उसके साथ में नीचे पर्टिकुलर्स और अमाउंट के साथ आप चाहो तो वो रुपीज़ वाला सिंबल लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। साथ साथ अपनी कॉपीज़ में लिखते जाओ। 2,40,000 रुपये का वो बैलेंस बोल रहा है कि मेरे को कैश बुक के में बैलेंस है 2,40,000 रुपये का। हमने कहा ठीक है दोस्त, आपने 2,40,000 रुपये का बैलेंस बोल दिया। अगली ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक टू 1,36,000। मतलब मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया था, उसको आज की डेट में जाकर मैं दोबारा से प्लस करूँगा। मतलब मैंने कोई एक्सपेंस की स्टेटमेंट बैंक को अपनी तो कैश बुक कम कर ली लेकिन बैंक को इंटीमेट नहीं किया, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो मैंने क्या बोला था कि यार हम उसको वापस, अब मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया, बैंक ने नहीं माइनस किया, तो मैं आज उसको दोबारा से प्लस कर दूंगा अपने पास। तो चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड, ये प्रॉपरली लिख के 1,36,000। अगली ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड टू 90,000 रुपये का है वो। तो इसके लिए हमने अभी क्या डिस्कस किया था, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि यार रेवेन्यू था मेरा, मैंने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली बैंक ने नहीं एडजस्ट किया, तो मैं आज की डेट में उसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो इसको अब हम माइनस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना ब्रैकेट भी लगा सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ब्रैकेट लगाओ। आपको भी जब आप अपना साथ साथ सॉल्यूशन कर रहे होगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि यार ये मेरा नेगेटिव नंबर है, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, प्लस करना है माइनस करना है। अगला बोलता है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300। बैंक चार्जेस अब जो थे, बैंक चार्जेस के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक चार्जेस मेरा एक एक्सपेंस था, बैंक ने डिडक्ट कर लिया पर मेरी कैश बुक में डिडक्टेड नहीं था, तो आज की डेट में मैं अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। कितने हैं, -300। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट जो आ रहा है वो दैट इज़ क्रेडिटेड बाय बैंक टू 1,90,000, मतलब बैंक ने मुझे कोई रेवेन्यू दे दिया लेकिन उसके बारे में मुझे इंटीमेशन नहीं था। आज की डेट में मैं कैश बुक में वो रेवेन्यू को क्या करूँगा, अगर मुझे कैश बुक पासबुक मिलानी है तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं, क्यों प्लस कर दूंगा, क्यों माइनस कर दूंगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस्ड है। इसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके बाद इसका अगर एक टोटल निकाल लो आप, तो इसका टोटल आया है ये, और आपका क्या आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, यहाँ पे लिखेंगे पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक भी आपका यही सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका मैच यहाँ पे। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको करने में हमें कितनी देर लगी, हार्डली 5 मिनट लगे हमको इसको करने में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 थी ये हमारी, और इसका क्वेश्चन आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कितने नंबर का आएगा, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसको अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि इसके साथ आपको फ्री मार्क्स मिलते हैं और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है ये। तो चलो यार अगली इलस्ट्रेशन अब डिस्कस कर लेते हैं। होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमने प्लस माइनस किया है। अगर कोई डाउट है तो एक बार फर्स्ट वीडियो फिर से देख लो कॉन्सेप्ट वाली, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने जो इसका डिस्कशन किया क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको एक बार दोबारा से समझ लो, एक बार दोबारा से सुन लो तो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 3 नाउ। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिमिलर लाइंस पर चलेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1.5 लाख टू हर क्रेडिट। टू हर क्रेडिट का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर, अगर मेरा बैंक टू हर क्रेडिट, यहाँ पर एक ये भी पॉइंट है जो एक तरीके का एक आपको वहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। टू हर क्रेडिट एंड टू हर डेबिट का क्या मतलब होता है, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। टू हर डेबिट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बैंक शोड अ बैलेंस टू हर क्रेडिट एंड टू हर डेबिट। बैंक का क्रेडिट बैलेंस कब होगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस तब होगा जब, अगर किसी ने पासबुक आज तक देखी हो आप में से, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस तब होगा जब मेरा बैंक के अंदर कुछ बैलेंस पड़ा होगा। तो बैंक जब भी कहेगा टू माई क्रेडिट 20,000 रुपीज़, उसका मतलब यह है कि मेरा जो कैश इस टाइम पर बैंक में पड़ा हुआ है वो है 20,000 रुपये, जिसको मैं निकाल कर यूज़ कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ तब। एंड टू हर डेबिट का मतलब क्या हुआ कि मतलब मैंने बैंक में से ओवरड्रॉ कर रखा है। ओवरड्रॉ कैसे होता है बैंक में, मतलब ये कोई अगर कोई ये सवाल करे यार ओवरड्रॉ कैसे हो सकता है, 20,000 रुपये में ओवरड्रॉ कैसे कर सकता हूँ, तो ये भी एक बैंक की फैसिलिटी होती है जो आप जाकर अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर बैंक ये बोलता है कि हम आपको एक शॉर्ट टर्म लोन टाइप दे देंगे। लोन तो बैंक प्रोवाइड करता ही है, ये क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम लोन होता है 2 से 3 महीने का, कि यार अच्छा अगर आपकी लेट सपोज कोई बिजनेस को, ये बिजनेस यूजुअली ये फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं कि अगर आपकी कोई पेमेंट आई तो हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे,
20,000 तक हम आपको लिमिट देते हैं। अगर 20,000 तक लेट सपोज आपके बैलेंस में, आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं पड़ा, आपका बैलेंस जो है वो है 0, आपने चेक इशू कर दिया 20,000 रुपये का, तो हम उसको ऑनर कर देंगे। तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो एट द एंड ऑफ द डे बैंक बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये नेगेटिव। और इसको हम 20,000 नेगेटिव को क्या बोलेंगे, टू योर क्रेडिट या डेबिट, डेबिट, टू योर डेबिट, दिस इज द बैलेंस दैट लाइज टू योर डेबिट। तो इसका ही ये मतलब है जब ये यहाँ पर बोलता है कि बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1.5 लाख टू हर क्रेडिट, तो टू हर क्रेडिट का मतलब है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, वो कभी भी वो कैश विड्रॉ कर सकती है। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक उसका जो था वो था 1,12,050। तो फर्क आ गया, मतलब यहीं से पता लग गया कि यार बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। ऑन स्क्रूटिनिटी ऑफ टू बुक शी एसरटेन्ड द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। उसने जब देखा कि यार अच्छा मेरी ये 2 किताबों में ये डिफरेंस आ रहे हैं और ये मुझे एडजस्ट करने हैं। यहाँ पर उसने बोला चेक इशूड अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने 80,000 रुपये की पेमेंट के लिए चेक दे दिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ 32,000 रुपये में से ही 32,000 की पेमेंट ही एडजस्ट करी। तो बाकी का जो 48,000 है, मतलब मैंने वो एक्सपेंस कर दिया, मैंने अपनी बुक्स में से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने नहीं माइनस किया, तो हम उसको दोबारा से प्लस कर देंगे। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। तो मतलब उसने 5,000 रुपये का चेक आया उसके पास किसी कस्टमर से, कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो माइनस कर देंगे। अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड येट। उसने 22,000 रुपये का भी कोई एक और चेक आया था जिसको उसने डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ, फिर हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि मेरी कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन पासबुक कम है। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक एट। मतलब बैंक ने डायरेक्टली कुछ क्रेडिट कर दिया उसके बैंक अकाउंट में जिसका इंटीमेशन मुझे दिया ही नहीं और ना मुझे पता था। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, इसको भी ऐड कर लूँगा अपनी कैश बुक में। आज पता लग गया तो आज रिकनसाइल करने के लिए ऐड कर लूँगा। और बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 वाइल चार्जिंग 250 एज अ बैंक चार्ज। मतलब बैंक ने फिर से मुझे कोई रेवेन्यू दे दिया, कुछ क्रेडिट कर दिया जिसकी नॉलेज मुझे नहीं थी, तो ये 1,500 भी मैं ब्रॉडली ऐड कर लूँगा और बैंक चार्जेस जो उसने लगाए थे वो 250 में डिडक्ट कर दूंगा क्योंकि वो मेरे पास अभी तक मेरी कैश बुक में है नहीं। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यही सिमिलर फॉर्मेट बनाना है दोस्त आपको, यही सिमिलर फॉर्मेट है, मैं कॉपी कर रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम है। आप इसको पूरा अपनी किताब में दोबारा एक बार बना लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ, क्या बोल रहा है, इन द पासबुक ऑफ नम्रता, इन द बुक्स ऑफ नम्रता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बोल रहा है। अब ये याद रखना यार, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, ये है बैंक बैलेंस बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 1.5 लाख बट टू हर क्रेडिट वाइल द बैलेंस एज पर हर कैश बुक वॉज 1,12,050। तो कैश बुक का ये बैलेंस है 1,12,050, 1,12,050, समझ में आ गया। और बैलेंस एज पर पासबुक, अभी इसको यहाँ पर हम नीचे इसको नहीं लिखते, इसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट हो जाएंगी तो रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा दोस्त हो गया 1,12,050। फर्स्ट से शुरू करते हैं। शी हैज़ इशूड अ चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो कितने के हैं, वो ये समझो कि मैंने 80,000 रुपये के चेक इशू करे थे जिसमें से 32,000 तो एडजस्ट हो गए, तो बाकी कितना बचा, यहाँ पर जो बाकी मेरा बचा वो बचा 48,000। अब पॉइंट आता है सर ये प्लस होगा या ये माइनस होगा। एक बार अपना अभी दिमाग लगाओ, फिर से एक बार ब्रॉड डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी सेकंड क्वेश्चन ही है, कई बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी ये प्लस होगा या माइनस होगा। चेक मैंने इशू किया 80,000 का,
बैंक ने कितना एडजस्ट कर लिया, कितना प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए, 32,000 का। तो मतलब 80,000 तो मैंने अपनी कैश बुक में से कम कर दिया और पासबुक में से सिर्फ कम जो हुआ वो हुआ 32,000 पे। तो आज की डेट में मैंने जब मैं अब अपनी आज की डेट में अपनी कैश बुक देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, जो हमने वो हाथ वाला कॉन्सेप्ट उस दिन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। ठीक है, आज की डेट में मैंने कैश बुक को 80,000 से कम कर दिया कि मैंने कहा यार मैंने एक चेक इशू किया, प्रेजेंट करा, लेकिन पासबुक को मैंने ऑन द अदर एंड सिर्फ और सिर्फ 32,000 से कम किया। तो ये जो मेरा डिफरेंस बचता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 48,000 है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कैश बुक और पासबुक को रिकनसाइल करना है तो मेरे को जो ये 80,000 है यहाँ से इसको इसके ही लेवल पर लाना पड़ेगा 32,000। तो कैश बुक में ऑलरेडी 80,000 माइनस किया हुआ है, इसको 32,000 रुपये के लेवल के डिडक्शन पे लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 48,000 करेंगे। तो वही हम यहाँ पर ये एडजस्टमेंट जो है हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे। तो इसकी हमने जो ये एडजस्टमेंट करी है इसको हमने प्लस कर देना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसके अंदर कोई भी और कन्फ्यूजन हो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करके देख लो, बैक वीडियो एक बार दोबारा देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर स्टिल नहीं कहीं पर समझ में आता तो लीव इट इन कमेंट्स, मैं उसको एक बार दोबारा से टेकअप करके दोबारा से एक बार वो कॉन्सेप्ट पूरा लिख दूंगा कि उसके अंदर क्या है। सेकेंड है, शी हैज़ इशूड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन हर बैंक। मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि यार 5,000 रुपये के चेक्स उसने मतलब रिसीव करे थे जो कि उसने अपने रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक के अंदर, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट। मतलब पासबुक आज की डेट में कम होगी तो मेरे को इसका एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा चेक्स नॉट डिपॉजिटेड के नाम से। कितना आया, 5,000 रुपये। उसके बाद अ चेक ऑफ 32,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज़ नॉट येट बीन क्लियर्ड। मतलब मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी लेकिन पासबुक में अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहाँ पर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट क्लियर्ड। तो ये कितने का बोला उसने, बोला सर ये 22,000 रुपये का चेक था। फिर उसने बोला गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 इन हर बैंक ऑफ विच शी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कि गुप्ता ने, अब यहाँ पर फिर से वही ट्रांजैक्शन आ जाती है, कोई आया, किसी ने, गुप्ता जी आए, गुप्ता जी ने मेरे बैंक में लाकर 15,700 रुपये मेरे बैंक में लाकर डाल दिए, लेकिन वो गुप्ता, उससे क्या हुआ, मेरा पासबुक बढ़ गया, लेकिन इसका इंटीमेशन मेरे पास था नहीं मेरी कैश बुक में। तो आज की डेट में मुझे बताओ, मैं अभी इसको अपनी कैश बुक में रिकनसाइल करने के लिए प्लस कर लूँ या माइनस कर लूँ, खुद सोचो। पासबुक आज बढ़ी हुई है, मुझे कैश बुक को पासबुक पर लेकर जाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस करूँगा ना अपने पास बुक्स में। तो वही सिमिलर ट्रीटमेंट अभी हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हम बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बाय गुप्ता नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कितने का बोला उसने, 15,700 रुपये का ये चेक ऐसा था जो गुप्ता जी सबमिट करा गए, लेकिन मुझे इंटीमेशन नहीं था, तो इसको मैं प्लस कर लूँगा यहाँ पे। फिर लास्ट मेरी ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500। दोनों ट्रांजैक्शंस को डिफरेंटली लेंगे, इनको नेट ऑफ नहीं करेंगे, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अपना इज्जत देंगे और सेपरेटली लेंगे इन दोनों। तो बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 रुपये। अच्छा जी, तो आज की डेट में वही सिमिलर ट्रांजैक्शन आ गई कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उसका इंटीमेशन मुझे था नहीं, तो इंटरेस्ट जो क्रेडिट बैंक ने किया है उसको आज की डेट में मैं दोबारा ऐड बैक कर दूंगा, वो हो गया मेरा 1,500 रुपये का। और आखिरी में उसने क्या बोले थे, कुछ जी बैंक चार्जेस थे, बैंक चार्जेस भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करे हुए थे जो कि थे मेरे 250 रुपये के, उसको आज की डेट में बैंक चार्जेस, क्योंकि मेरा एक एक्सपेंस है, उसको मैं आज की डेट में माइनस कर दूंगा। अब इसका ब्रॉडली हम एक सम निकाल लेंगे, इसका हम सम निकालेंगे। तो आज की डेट में ये मुझे बोलता है कि बैलेंस एज पर पासबुक जो आ रहा है आपका, बैलेंस एज पर पासबुक
कितना बन गया 1.5 लाख रुपए। और ये मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर इजीली सॉल्व हो गया। हार्डली कितनी देर लगी इसको हमें करने में, 6 से 7 मिनट लगे। वो भी अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, एक बार आपको ये पूरा आ जाएगा तो इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स टू क्लियर एनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड ऑब्टेन 10 मार्क्स। इसलिए मैं लास्ट वीडियो में भी बार बार यही इटरेट कर रहा था कि यार ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हमारे पूरे सीपीटी का, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये अगर आपको नोट करना है तो ये यहाँ से आप नोट कर लो इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो अभी हम टेकअप कर रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक बार पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमें क्या कहती है। तो इलस्ट्रेशन 4 थोड़ी डिफरेंट नेचर की है, तो इसको धैर्य से समझेंगे कि इलस्ट्रेशन 4 अभी हमें कह क्या रही है। ठीक है, तो ये कहती है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द बैंक, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन बैंक पासबुक ऑफ ए एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अभी तक क्या होता था हम लोगों को, हमने दोस्तों ये देखा कि अभी तक सब क्वेश्चंस के अंदर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता था, बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता था। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम ऐसा टैकल करने वाले हैं जहां से हमें कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पर जाना है। मतलब क्वेश्चन ने क्या किया है, जब हम ये क्वेश्चन आगे रीड थ्रू करेंगे, इस क्वेश्चन ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दे दी हैं नीचे, अभी हम पढ़ेंगे जिसको, और उसके बोला है कि यार मेरे को एक बैलेंस आप बनाकर दे दो एज पर माई पासबुक। ये बोल रहा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलेंस एज पर पासबुक मुझे निकाल कर दे दो। तो एक बार शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज ऑफ 31 दिसंबर इज 6340। ठीक है जी, एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर इज 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। मतलब कि बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक ने जो मेरा नेगेटिव बैलेंस था उसके ऊपर मुझे चार्ज लगाया फॉर लास्ट 6 मंथ्स 160 रुपये, विच वॉज एंटर्ड इन पासबुक। मगर इसकी कोई ट्रांजेक्शन मेरी कैश बुक में नहीं थी, तो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा कैश बुक में से। सिमिलरली बैंक चार्जेस लगाए 400 रुपये के, आर डेबिटेड इन पासबुक। अभी हमने फ़र्क समझ लिया, जब बैंक क्रेडिट बोलता है और बैंक डेबिट बोलता है। जब बैंक क्रेडिट बोलता है तो मतलब वो मेरा रेवेन्यू है, जब बैंक डेबिट बोलता है मतलब वो मेरा एक्सपेंस है, बैंक ने अगर मेरा डेबिट किया है। तो बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, तो ये भी मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा। चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू दिस। मतलब कि मैंने कोई एक्सपेंसेस के चेक इशू कर लिए थे लेकिन वो तब तक प्रेजेंट नहीं हुए। ये सिमिलर वही है, यहाँ पर इसने कैश्ड लिख दिया है, जैसे हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि आईसीआई वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलेगा, आपको डिफरेंट वर्ड्स देगा जिससे आपको लगेगा नहीं ये ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। पर अगर आप देखोगे तो ये चेक मतलब मैंने इशू किया बट नॉट कैश्ड, मतलब मैंने अपने पास लिख लिए थे चेक यार 12 लाख रुपए के, ब्रॉडली ये 11,68,000 रुपए के चेक थे जो मैंने दिए थे, पर वो अभी तक कैश नहीं हुए, मैंने अपने पास माइनस कर दिए होंगे। आज की डेट में बैंक में माइनस नहीं हुए तो मैं इसको दोबारा प्लस कर दूंगा। ये ट्रीटमेंट अभी हम दोबारा भी आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। चेक्स दैट आर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर दिस वर इतना। मतलब मेरे पास कोई चेक्स आए थे मेरे कस्टमर से, चेक्स पेड इनटू बैंक, मैं अपने बैंक को क्या पे करूंगा, ऑब्वियसली मैं अपने बैंक को, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो मेरे को किसी मेरे कस्टमर से चेक्स आएंगे वो दूंगा, पर वो क्लियर ही नहीं हुए 31 दिसंबर तक। तो मतलब ये 22 लाख रुपए के जो चेक्स थे इसको मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैश बुक में से माइनस करूंगा ताकि पासबुक के बैलेंस पे जा सकूं। और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था यार, कोई भी इनकम अगर बैंक मेरे बिहाफ पर कलेक्ट करके मेरी पासबुक में डाल देता है और मैंने अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी मेरी कैश बुक जो है वो अंडर कास्टेड है, उसको मेरे को 12 लाख रुपए उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन को, ये हमने माइंड मैप बना लिया कि हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं, क्या प्लस करने वाले हैं, क्या माइनस करने वाले हैं। और ये भी आपको आपके जब आप फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वो भी मैं करने का तरीका बताऊंगा
ताकि आपका क्वेश्चन और स्पीड पे हो जाए। जब आप रीडिंग कर रहे हो तभी इसके आगे एक छोटा छोटा पेंसिल से साइन लगा लीजिए कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। वो हम आगे वाले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से वही फॉर्मेट बनाएंगे। आप अपने पास वो फॉर्मेट बना लो। मैं एक बार जस्ट टू सेव टाइम यहाँ पर इसको सारा हटा देंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका सेम रहेगा। ये बुक्स थी मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए की इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक इसने क्या बोला था, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर किसी बच्चे को आज की डेट में नहीं पता तो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है सर? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि दोस्त आपके पास आज की डेट में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस कैसे आ सकता है? अभी मैंने ऊपर बताया था नेगेटिव बैलेंस कैसे आ सकता है। जब बैंक हमें कोई ओवरड्रॉ की फैसिलिटी देता है तो मेरा, और ये नेगेटिव बैलेंस, अब जब हम ये कैश बुक बोलते हैं तो कैश बुक भी आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा। कैश बुक में भी 2 कॉलम बनते हैं जब हम अपनी कैश बुक बनाते हैं। एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है मेरा जो बनता है, और कैश कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है। तो जब हम यहाँ पर जो बात करते हैं ना, जब भी हम कैश बुक बोलते हैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं। और वैसे तो कैश में तो कभी नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। कैश में कैसे नेगेटिव, मतलब आज की डेट में कोई कैसे कह सकता है कि मेरे पास कैश का नेगेटिव बैलेंस है? कैश कभी नेगेटिव नहीं होता। कैश बुक का बैंक बैलेंस जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंगली नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, जो कि बैंक मेरे को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर ये बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर इज कितना, 6340। तो इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा? इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा माइनस, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अब नेगेटिव बैलेंस है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि ये नेगेटिव बैलेंस है। कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव है? तो इसको -6340 रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 160 इज एंटर्ड। मतलब एक एक्सपेंस था जो पासबुक में आ गया लेकिन मेरे पास नहीं आया, तो मैं उसको आज की डेट में रिकॉर्ड करूँगा अपने पास भी। तो ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने आगे। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक, कितना अमाउंट था, 160 माइनस 160, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। तो इसका क्या मतलब है कि बैंक ने कोई चार्जेस मुझसे ले लिए और लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो वो कैश बुक में ऑब्वियसली रिकॉर्डेड नहीं थे, और अब मैं कैश बुक से बना रहा हूँ तो मुझे कैश बुक में माइनस तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो भैया बैंक चार्जेस थे यहाँ पर, भैया बैंक चार्जेस मैंने लिख दिए 400 रुपये के। उसके बाद क्या कहता है, चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू 11,68,000। मतलब मैंने चेक इशू कर दिए थे तो अपने पास मैंने डिडक्ट कर लिया होगा, उसको माइनस कर दिया होगा, पर बैंक की पासबुक में से तो माइनस हुआ नहीं, तो मैं उसको दोबारा से प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, कितना आया, 11,68,000। और अगर अभी किसी को, चलो एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ बता दूंगा। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर वर, मतलब कि मैंने चेक्स पे कर दिए थे बैंक में, मैंने अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब कैश बुक बढ़ा दी थी मैंने 22,17,000 रुपये से, पर बैंक में वो आज की डेट में क्लियर नहीं हुए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना था, 22,17,000 रुपये। डन हो गया दोस्त। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इस 12 लाख रुपए, मतलब कोई इनकम थी जो मेरे बैंक ने कलेक्ट कर ली थी जिसका इंटीमेशन मुझे था नहीं, तो वो कितना बोलता है दोस्त, तो वो ये बोलता है
कि जो ये चेक्स कलेक्टेड थे उसको 12 लाख रुपए के उसने मेरा डिविडेंड क्या बोल रहा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, तो इसको बोलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना अमाउंट का बोलता था, 12 लाख रुपए का। ठीक है दोस्त, अब आज की डेट में हमने ये सारा प्लस माइनस कर लिया, इसको लास्ट में जाके हम प्लस करेंगे और बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक जो मेरा बनकर आया वो ये 1,44,100, दैट इज़ माई बैलेंस एज पर पासबुक जो बनकर आया। तो ये समझ में आ गया। इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो पूछ लो यार एक बार, अपना क्वेश्चंस जो भी आपके हैं वो एक बार इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वो क्वेश्चन सारे टेकअप करके उसका आंसर दे दूंगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना बना, बैलेंस एज पर पासबुक आपका बना 1,44,100। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यार जल्दी से। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा आपको 10 नंबर का। इसको आज आप लिख लो, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ही नेचर का क्वेश्चन आपको आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर जो एग्जामिनर का फेवरेट है, हर एग्जाम उठा के देख लो, पास्ट पेपर उठा लो, सारे क्वेश्चन पेपर आईसीआई की वेबसाइट पर पढ़े, खोल लो, इसी नेचर ऑफ यही एक ऐसा नेचर होगा जो आपको वहां पर मिलेगा। और इसको हम एक बार क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसको यहाँ पर अलग एक शीट में ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे बोल क्या रहा है। तो ये कहता है दिस इज ऑन पेज नंबर, अगर पेज नंबर पूछना है तो 3.19 पेज नंबर पे है आईसीआई की बुक के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना मर्जी इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 10 मार्क्स का आएगा। ये आज मैं लिख के देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। ये कहता है 30 सितंबर 2017 में द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। ठीक है, तो मतलब मेरा जो कैश बैलेंस कह रहा है कि आज की डेट में जो आ रहा है दैट वॉज 4062 आ रहा है, नेगेटिव कैश बैलेंस आ रहा है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ दिस। डेबिट बैलेंस का मतलब अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही समझा था। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ, सोचो एक बार। जब बैंक बोलता है कि देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन फेवर ऑफ मिस्टर राम, तो डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, ओवरड्राफ्ट है। मतलब पासबुक आज की डेट में जो ओवरड्राफ्ट, मेरे पास जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 4062 का। बैंक के पास जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 20,758 का, दैट इज इन फेवर ऑफ एक्स। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। मतलब वो ये बोलता है कि उसके बाद हमने यार एग्जामिन किया कि मेरा बैंक और कैश ये क्या बोलता है, तो मुझे पता लगा कि चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। अ पेमेंट ऑफ 16,000 पे वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 29 सितंबर को क्या हुआ, द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ इतना रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक्स बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। चलो ठीक है, ये भी समझ में आता है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है। 6 सितंबर को द बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन फेवर ऑफ एक्स इन एरर। अच्छा, तो मतलब एरर भी कुछ आने लग गए, जो हमने पढ़ा था कि कुछ एरर से ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो बैंक क्रेडिट कर देगा, जिसका इंटीमेशन मुझे अभी बैंक ने नहीं दिया।
चलो ठीक है, उसका एरर को भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28th of September बट द एंट्री वॉज नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक्स ने अपनी बुक्स में ये एंट्री भी नहीं करी। चेक इशूड बट अप टू दिस बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 13,26,000। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड पढ़ते हैं अब। टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस, ओ माय गॉड, required in cash book of X to arrive at the correct balance on 30th September, okay, and prepare a bank reconciliation statement। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो करनी है कि आपको वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है जिनकी वजह से आपकी कैश बुक आज की डेट में रॉन्ग बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपने एंड पर कुछ एरर्स कर दिए हों? हमने पढ़ा था ना जब डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि कैश बुक और पासबुक के अंदर कुछ एरर्स हो गए। एरर कौन कर सकता है? बिजनेस कर सकता है या बैंक कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिजनेस ने कुछ एरर्स कर दिए हैं जिस वजह से जो अभी हमें आज की डेट में करेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके बाद हम ये बात कर पाएंगे कि हमें रिकंसाइल उसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका जो अप्रोच करने का वो ये है कि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता लग गया अच्छा आपको कुछ रेक्टिफिकेशंस कैरी करनी है अपनी कैश बुक के अंदर, तो जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन्स ये पढ़ते जाओ, अब हम इसको क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। जैसे जैसे आप ये ट्रांजेक्शन पढ़ते जाओ, साथ साथ उसके आगे एक छोटा सा हाईलाइट लगाते जाओ कि ये मेरी करेक्शन वाला, करेक्शन के लिए सी लगा दो कि दिस हैज टू बी करेक्टेड, एंड रिको के लिए आर लगा दो कि ये मेरे रिको का पार्ट बनेगा। उससे होगा क्या, जब आपका रीडिंग टाइम जो आपको 15 मिनट का मिलेगा और अगर आपने ये छोटा सा सी और आर लगा दिया अपने, अब पेंसिल से लगाना छोटा सा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले होगे तो अंडर प्रेशर आपको क्लियर होगा कि यार ये मेरी करेक्शन एंट्री है, मेरी रेक्टिफिकेशन, बट बहुत छोटा सा साइड पर, ताकि इधर उधर बैठे हुए किसी बच्चे को भी वो ना दिखे और एग्जामिनर भी उस चीज को आपको उस चीज को देखकर कोई मना ना करे। बिल्कुल एक छोटा सा सिर्फ अपने लिए एक हाईलाइट आप छोटा सा अपने पेपर में साइड में सी और आर लिख लो पेंसिल से, बिल्कुल लाइट्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं एक बार। तो चेक्स ऑफ 13 लाख डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। तो मतलब चेक जो थे ये वाले क्रेडिटेड, तो ये तो मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये तो मेरी करेक्शन एंट्री है नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है कि मैंने चेक्स जो थे डिपॉजिट कराए थे बट वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये आपको विद प्रैक्टिस समझ में आने लग जाएगा कि यार ये मेरी सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है। पेमेंट ऑफ अ चेक, पेमेंट बाय चेक, सॉरी, मतलब आपने कोई एक्सपेंस किया था 16,000 रुपये का, दैट वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। मतलब आपको कोई अगर एक एक्सपेंस था अपनी कैश बुक के अंदर, आपने वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना ही था, तो आपने उसको क्या किया, पेमेंट बाय चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस, तो आपने उसको 16 की जगह आपने उसको 32,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। ये तो आपने गलती कर दी ना। तो ये तो बैंक से आपका कोई लेना देना नहीं है, बैंक जो आज की डेट में रिकॉर्ड करेगा वो तो 16,000 रिकॉर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर गलती किसने करी, यहाँ पर गलती हमने करी। हमने 16,000 की जगह क्या किया, 32,000 रुपये से अपनी जो कैश बुक थी आज की डेट में, ये कैश बुक का, सॉरी मैंने ये डेबिट साइड पे लिख दिया, जब आपकी कैश बुक थी, कैश बुक में आपने 16,000 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने क्या किया, 16,000 रुपये की जगह उसको लिख दिया 32,000 रुपये। तो 16,000 रुपये से आपने ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो आज की डेट में आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे 16,000 रुपये। तो ठीक है, तो मतलब ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये मेरी करेक्शन एंट्री है। ऑन सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल दिस। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर एज पर मी माई अंडरस्टैंडिंग, जब अगर हमें सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और वो 30 सितंबर को है, 30 सितंबर को जब वो मैं बना रहा हूँ और इसकी एडवाइस अगर मुझे 1 अक्टूबर तक नहीं आई, तो ये आइडली मेरे पास मेरा ये एक रिको एंट्री बननी चाहिए, मतलब कि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आनी चाहिए। बट जब अब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे बाय आईसीआई, सो आईसीआई हैज ऑलरेडी टेकन इट एज अ करेक्शन एंट्री कि यार मेरा ये करेक्शन है, मुझे ये इंटीमेशन 1 अक्टूबर को आ गया था, तो मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ।
और जिस हिसाब से ICAI चला है हम मोस्टली उसी हिसाब से चलेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि फाइनली हमारे चेकर्स के पास भी वही सजेस्टेड आंसर्स होंगे। तो और ये भी अगर आप इसको रिको एंट्री भी बनाएंगे तो ICAI के ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको उस पर भी डिस्कार्ड कर देंगे। उनके पास डबल दोनों ये जो व्यूज होते हैं दिस गोज फ्रॉम द इंडस्ट्री कि ये रिको एंट्री की तरह भी दिख सकता है, एज अ करेक्शन एंट्री भी दिख सकता है। बट फॉर दिस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव हमने जैसा ICAI ने किया है इसको दे हैव टेकन इट एज अ करेक्शन एंट्री, तो हम भी इसको एज अ करेक्शन एंट्री रखेंगे कि बैंक ने अमाउंट क्रेडिट कर दिया था। सो आइडली ये 29 सितंबर को क्रेडिट हो गया था, तो मैं अपने पास भी ये रिकॉर्ड कर लूंगा। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक। अब सिंस यहाँ पर कोई डेट नहीं दी हुई कि ये 30 सितंबर के बाद था या 30 सितंबर से पहले था, तो हम इसको आज की डेट में मानेंगे कि ये 30 सितंबर से पहले था। और यहाँ पर इसने लिखा है हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक। तो जब मैं ये बोलता हूँ हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक, सो आइडली मैं ये बोलता हूँ कि यार ये मेरे को अपने पास कैश बुक में एंटर कर लेना चाहिए था। तो उसी अंडरस्टैंडिंग पर हम जाएंगे, तो ये भी मेरी आज की डेट में करेक्शन एंट्री हो जाएगी। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू X इन एरर। अब यहाँ पर ये बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 पे। अब इसको एक बार समझें, अगर बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने आपको 20,000 पे आज की डेट में आपके अकाउंट में डाल दिए गलती से, तो इसका मतलब ये तो बैंक ने आपको गलती से डाला है ना, तो आगे जाते हुए बैंक ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से ये गलती से निकाल भी लेगा। मतलब गलती क्या, जब वो अपनी गलती करेक्ट करेगा तो ये वाले पैसे आपके अकाउंट में से निकाल भी लेगा। तो क्या आपको ये ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए? एक गलत ट्रांजैक्शन क्या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्या ये आपका रिकंसिलिएशन का पार्ट होना चाहिए? हाँ, इसको आप अपने एज अ रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि बताते हुए कि जी मेरे बैंक ने यहाँ पर एक गलती करी थी, तो मैं इसको एज अ रिको जस्ट टू मैच माई कैश बुक एंड माई पासबुक, मैं वहाँ पर इसको एज अ रिको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रॉन्गली मेरे अकाउंट में क्रेडिट करा है, इसको मैं अपनी बुक्स में तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ये पैसा मुझे बिलोंग नहीं करता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हम सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल फंडा है इसको लेके कि ये उसने एरर किया है, तो ये एज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि बैंक ने ये एरर किया है। जहां पर मैंने एरर किया था 16,000 पे ट्वाइस रिकॉर्ड करे थे, वो मेरी करेक्शन एंट्री बनेगी। पर जहां पर बैंक ने एरर किया है वो एक रिकंसिलिएशन एंट्री बनेगी। A bill of exchange of 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 28 September only, but no entry has been made. मतलब कि 28 सितंबर को ही कस्टमर को, मतलब जो मैं आज था, मेरे को आज पता लग गया कि यार ये तो मैंने जो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज जाकर डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया, उसकी पेमेंट नहीं आई बैंक की। तो बैंक ने 28 सितंबर को वो पेमेंट मेरे बैंक में से निकाल ली, लेकिन फिर भी मैंने उसको अभी तक अपनी बुक्स में से डिडक्ट नहीं किया, तो ये भी तो मेरी करेक्शन एंट्री बनेगी ना। और चेक्स इशूड अप टू 31 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये मेरी फाइनली नॉर्मल कोर्स की एंट्री है कि चेक मैंने इशू करा दिए थे 30 सितंबर तक और वो प्रेजेंट नहीं हुए थे पेमेंट के लिए, तो ये मेरी रिको की एंट्री है। तो अब हमने एक बार सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिस्कस कर ली, इसको यहाँ से हटा देते हैं जहाँ पर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आ रहा है। और सबके आगे अब हमने फाइनली ये लिख लिया कि वो मेरा रिकंसिलिएशन का पार्ट होगा या मेरे करेक्शन का पार्ट है। रिकंसिलिएशन करेक्शन, रिकंसिलिएशन करेक्शन। अब इस क्वेश्चन को हमने ब्रॉड एक माइंड मैप बना लिया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब एक बार इसको हम फाइनली लिख भी लेते हैं अपनी किताबों के अंदर कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ पर दोस्त एक आपको अपने पास एक कैश बुक बनानी पड़ेगी और एक कैश बुक मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको सबसे पहला जो पोर्शन है आपको पहला यही करना है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप कैश बुक बनाओगे। सबसे पहले कैश बुक क्यों बनाओगे? क्योंकि सबसे पहले आपको वो करेक्ट करना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, क्या बोलता है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैश बुक, ठीक है दोस्त। सिमिलरली particulars amount
चाहो तो यहाँ पर ऊपर एक जगह पर लिख दो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है दोस्त, इसके अंदर आप एक डेट कॉलम भी साइड पर बना सकते हो, बट वो क्योंकि अभी हमारी जो ये वाली ट्रांजेक्शन्स हैं ये सारी की सारी 30 सितंबर को ही हो रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक बार 30 सितंबर। नहीं तो आप एक इंडिविजुअल यहाँ पर एक डेट कॉलम भी खींच सकते हो, जिसके अंदर आप ये सारा एक मतलब एक एडिशनल कॉलम बनाकर जैसा हम वो करा करते थे, यहाँ पर एक चाहो तो ये बना ही लो डेट, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक डेट। मतलब दिस इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेट डेट्स नहीं दे रखी। सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी हम एडजस्ट कर रहे हैं 30 सितंबर को ही अपने करेक्शंस पास कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि हमें पूरा फॉर्मेट बनाए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ। सो इन द बुक्स ऑफ दिस सबसे पहले मैं कैश बुक प्रिपेयर करूँगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं शुरू उसने कहाँ से किया था। द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो मतलब कि यहाँ पर मेरा आज की डेट में बैलेंस ब्रॉड डाउन जो मेरा है आज की डेट में, या ब्रॉड फॉरवर्ड अगर आप इसको बोलते हैं, ब्रॉड डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आज की डेट में आ रहा है 4062। ठीक है दोस्त, इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये कॉमास लगाने बड़े ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में, ये कॉमा लगाना मत भूलना, एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है किसी भी आपकी डिजिट को पढ़ना। तो ये पूरे अच्छे से प्रेजेंट करना, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी 4062। यहाँ पर 4062 के अंदर मैंने ब्रॉडली इसके अंदर यहाँ पर ये बोलना है कि अब मेरी कौन सी करेक्शन एंट्री है और कौन सी मेरी इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री है, जो अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन को यहाँ पर रेफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ सी जिनके आगे मैंने लिखा है मेरे को सिर्फ वही रेफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि कौन सी करेक्शन है और कौन सी रेक्टिफिकेशन है। अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। पेमेंट जो 16,000 रुपये की थी उसको मैंने 2 बार अपने कैश बुक के अंदर एंटर कर लिया है। तो आज की डेट में मेरे को वो 16,000 रुपये की पेमेंट को अपने यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको माइनस कर लिया था 2 बार, तो इनकरेक्ट जो मेरी पेमेंट है वो वाली पार्टी अकाउंट्स के नाम से कि ये 16,000 रुपये मैं यहाँ पर दोबारा से ऐड बैक कर दूंगा। मतलब कि इसके अंदर अगर मैंने डेबिट कर दिए तो मैंने इसके अंदर दोबारा से 16,000 रुपये अपने पास ऐड बैक कर दिए। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी कौन सी आती है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ पर ये आती है कि उसके बाद जो 29 सितंबर को मैंने कहा कि बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। ये वाली मेरी करेक्शन एंट्री थी, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव। मतलब कि बैंक में कोई पैसा आ गया था जिसके रिगार्डिंग मैंने अपना रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं करी है, तो वो भी मुझे एक बार अपने पास यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि कस्टमर अकाउंट आया 1,17,400 के नाम से मेरे पास ब्रॉडली कस्टमर ने एक पैसा दे दिया था। अब ये डेबिट साइड पर आएगा ना, क्योंकि कैश अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरे को ये सारी डेबिट एंट्रीज करनी पड़ेंगी यहाँ पर जो पैसा मेरे पास आ रहा है। उसके बाद कौन सी मेरी ट्रांजैक्शन थी, करेक्शन की, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक। अच्छा सर ठीक है, तो बैंक चार्जेस मेरा एक एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस मेरे यहाँ पर 580 के नाम से आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था सर, उसके बाद जो मेरी एक करेक्शन एंट्री थी वो लास्ट ही रहेगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो मतलब 1,40,000 रुपये का एक जो खर्चा था, मतलब कि जो मैंने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, बैंक ने आज की डेट में अगर उसको पेमेंट नहीं आई तो बैंक को दोबारा मेरे ही अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। तो 1,40,000 रुपये उसने मेरे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए, लेकिन मैंने वो डिसऑनर की एंट्री पास नहीं करी। तो यहाँ पर वो मैं लिखूंगा कि ये मेरा जो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, कितने की वैल्यू का था वो वाला, मेरे पास वैल्यू थी 1,40,000 रुपये। ठीक है, 1,40,000 रुपये का मेरा ब्रॉडली ये आ गया।
अब इसके बाद ये आपकी, अब यहाँ पर देखोगे तो सारी की सारी करेक्शन एंट्रीज हमने 2 मिनट में प्लेस कर ली कि ये मेरी सारी करेक्शन एंट्रीज थी। अब दोनों साइड के आपको अकाउंट्स को अपना बैलेंस करना है, वही सिमिलर जो हमारे पास बैलेंसिंग जो हमने 11th-12th में सीखी थी। तो आज की डेट में मेरे पास जो भी मेरा बैलेंस कैरिड डाउन बनेगा वो कैसे बनेगा, जितना दिस माइनस इन दोनों का सम। तो आज की डेट में मेरे पास जो कैरिड डाउन बैलेंस बना, मतलब कि आज की डेट में मेरे पास एज पर बैंक मेरा जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 11,242 होना चाहिए। इसके बाद जो हम सेकंड, इसके अंदर जो हम सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे वो, अब इसका सेकंड जो पार्ट होगा दैट वुड बी माय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम एक बार बना लेते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा सेम, तो फॉर्मेट मैं ऊपर से एक बार कॉपी कर रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम, कि हम टाइम सेव कर रहे हैं। पर पहले ये बनेगा कैश बुक की रिकंसिलिएशन, उसके बाद हमने जब करेक्ट कैश बैलेंस, करेक्ट ओवरड्राफ्ट बैलेंस निकाल लिया कितना है मेरे बैंक का, उसके बाद ही मैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस। तो दोबारा से हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, मिस्टर एक्स की बुक्स के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नीचे वाली हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स हटा देते हैं। आज की डेट में हमारे पास ये कितना बैलेंस बन रहा है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यार ये मेरा एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो मैं इसको नेगेटिव दिखाऊंगा। आज की डेट में जब मेरा ये कैरिड डाउन, अगर ये मेरा क्रेडिट बैलेंस बन रहा है आज की डेट में, तो ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आज की डेट में। जब मैं इसको अगले पीरियड में जाकर जब कैरिड डाउन करूंगा तो मेरा ये यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। और अगर कैश बुक जो मेरा एसेट है, अगर एसेट के अंदर वो क्रेडिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा ओवरड्राफ्ट है, ये मेरा नेगेटिव एसेट है, ये मेरा पॉजिटिव एसेट नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एज अ ओवरड्राफ्ट लिखा है कि बैंक बैलेंस एज पर दिस। अब एक बार ये देख लेते हैं कि अब मेरी रिकंसिलिएशन की, अब मैंने यहाँ पर करेक्शन की सारी एंट्रीज प्लेस कर ली। अब आज की डेट में मेरे पास कौन कौन सी एंट्री बच गई, एक ये फर्स्ट एंट्री बच गई रिकंसिलिएशन वाली, एक ये मेरे पास 5th ट्रांजेक्शन बच गई और एक 7th। तो 3 ट्रांजेक्शन मेरी रिकंसिलिएशन की थी, 4 मेरी करेक्शन की थी। करेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिकंसिलिएशन वाली फाइनल अब हम एक बार एंट्री पास कर लेते हैं अपने पास हमारी बुक्स में। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा जो था मैंने लिख लिया। ये यहाँ पर क्या कहता है, चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन दिस वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन दिस। मतलब मैंने चेक्स जो थे वो इतने के डिपॉजिट कर दिए थे पर बैंक ने वो नहीं डिपॉजिट करे। तो क्या हुआ, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा। तो आज की डेट में मुझे अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब जो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताने की बात कर रहा था कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम आता है कि यार इसको हम किस नाम से लिखें, जैसे मैं यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो जिस भी नाम से क्वेश्चन पूछा हो ना, जैसे चेक ऑफ ये लिखता है चेक ऑफ दिस वाज डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो सिमिलर ही वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वाज नॉट क्लियर्ड और वाज नॉट क्रेडिटेड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए है, जो बच्चे जैसे फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं, बट विद टाइम तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही फ्लो करने लगेंगी कि अच्छा यार ये यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। बट जो पहली बार बना रहे हैं वो जैसा लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है उन्हीं सिमिलर बेसिस पर वही लाइन आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13,14,000 रुपये का मेरा ब्रॉडली 13,14,000 रुपये का मेरा ब्रॉडली वो है जो चेक मैंने डिपॉजिट कर दिए थे पर क्रेडिट नहीं हुए। अगली ट्रांजेक्शन मेरी कौन सी बोलती है, अगली ट्रांजेक्शन कहती है ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। अब आज की डेट में मैं कैश बुक से पासबुक पर जा रहा हूँ, तो मेरे को बैंक ने अगर कुछ गलत क्रेडिट कर दिया है तो मैं भी वो यहाँ पर प्लस करूँगा ना अपने पास कि बैंक ने रॉन्गली क्रेडिटेड। मतलब कैश पासबुक आज की डेट में बढ़ी हुई है, मेरे को पासबुक का बैलेंस बनाना है। तो पासबुक का बैलेंस कैसे बनाऊंगा, मेरे को आज की डेट में अपने पास भी वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो सिमिलर लाइंस पर बैंक ने अगर रॉन्गली मेरे को क्रेडिट किया तो मतलब मेरी पासबुक बढ़ी हुई थी, मैं कैश बुक को भी आज की डेट में बढ़ा दूंगा। और लास्ट जो मेरी ट्रांजेक्शन बचती है दैट इज चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट वाज टोटल। मतलब चेक मैंने एक एक्सपेंस था जो कि मैंने अपने पास कर दिया था और उसके अगर मैंने बैंक को डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने वो नहीं क्रेडिट किया, आज अभी तक बैंक से मतलब वो नहीं माइनस हुआ, तो उसको भी मैं दोबारा ऐड बैक कर दूंगा। दैट इज चेक्स इशूड बट नॉट
प्रेजेंटेड। ये कितना नंबर आ रहा है मेरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दैट इज 13,26,000। तो आज की डेट में मेरा जो बैंक का बैलेंस बनेगा एज पर पासबुक, जो मेरा आज की डेट में निकल कर आना चाहिए, वो यही मेरे को मेरे क्वेश्चन ने दिया था, यही मेरा डेबिट बैलेंस यहाँ पर बनकर आ गया है, यही मेरे को दिख रहा है मेरे पास मेरा बैलेंस। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्लोज होता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे ICAI मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स पूछेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना होमवर्क लिख लो यार। आज हमने 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, तो फ्रॉम 6th इलस्ट्रेशन टू आप 12th इलस्ट्रेशन अपना पूरा का पूरा खुद कर सकते हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, इसको ट्राई कर लेना और नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा से इन पर डिस्कशन कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो जो आपके डाउट्स होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।